पहलगाम में जो भी दर्दनाक हादसा हुआ उसको कंपेयर कर दिया क्रिकेट मैच से कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन गेम्स फील्ड, वहां भी इंडिया जीता और यहाँ भी इंडिया जीता। पूरी एक्सरसाइज का पॉइंट सिर्फ ये था जो लोगों का पैसा इन्वॉल्व है वो लोग पैसे कमाएं और सरकार इसको अपने फायदे के लिए भुनाए और इसमें एक चीप कमेंट मार दें ऑपरेशन सिंदूर ऑन ग्राउंड। शायद ही कोई प्रधानमंत्री होगा जो पार्टी की बैठक में डायस पर से उठकर फ्रेश होने के लिए भी नहीं जाता। इस बात के लिए तो इंटरनेशनल अवार्ड मिलना चाहिए। जब तक ये सरकार चाहे कितना भी बेसुरा गा रही हो, आप इनको वाह वाह करते रहो, वाह क्या गा रहे हो संगीत सम्राट तानसेन हो आप, तब तक तो आप इनकी गुड बुक्स में रहोगे। लेकिन जिस दिन आपने पॉइंट आउट कर दिया कि यहाँ पे आपका सुर गलत लग रहा है, आप या तो अर्बन नक्सल हो, या फिर आप खालिस्तानी हो, या फिर आप पाकिस्तानी हो, या फिर आप चाइनीज एजेंट हो, है, या फिर आप जो है जेनजी हो। आदित्यनाथ जी उन्होंने ये बोला है कि जो मुस्लिम बच्चे हाथ में आई लव मोहम्मद के बैनर लेके घूम रहे हैं वो अपने भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। लेकिन जब हिंदू बच्चे कावड़ लेके जाते हैं, या हिंदू बच्चे, आजकल तो कोई एक अभिनव अरोड़ा है वो तो कथावाचक भी हो गया है, उसके हाथ में भी बोल दो। अरे क्यों हिंदू विरोधी हो रहे हो आदित्यनाथ जी? क्या आप चाहते हो कि हिंदुओं के बच्चे कावड़ यात्रा लेके घूमते फिरते रहे? राजीव प्रताप नाम के जर्नलिस्ट, उनकी बॉडी 10 दिन के बाद एक नदी में मिली है इंटरनल इंजरीज के साथ, और उन्होंने हजारों करोड़ का करप्शन उजागर किया था उत्तराखंड के अंदर। करप्शन उजागर करके अपनी जान जोखिम में डाली, तो वो भी उतना ही कर्मठ और उतना ही डिवोटेड है इस कंट्री के लिए और अपने काम के लिए जितना सरहद पे खड़ा हुआ कोई भी सैनिक। ये जो अकड़ है हमारे अंदर, ये जो चौड़ है हमारे अंदर, ये एंटाइटलमेंट है हमारे अंदर कि हम कहीं भी जाके कुछ भी गंद फेरेंगे एंड अदर पीपल शुड वेलकम अस। वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम? हेलो, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत एक मौज में। इतनी तेजी से इस देश में मौज हो जा रही है, झूठ की, फरेब की, धोखाधड़ी की, प्रोटेस्ट की, करप्शन की, कैसा लग रहा है कि टाइम ना थोड़ा डायलेट होने लग गया है इस कंट्री का। इसलिए इतने दिनों के बाद मैं ये एपिसोड करता हूँ क्योंकि सारी मौजें इकट्ठी हो जाती हैं आपसे बात करने के लिए। अभी दोस्तों पिछले दिनों ही एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल हुआ। वैसे तो मुझे एशिया कप करवाने का लॉजिक ही समझ में नहीं आता है, ठीक है। उसमें ओमान की टीम है, यूएई की टीम है, हांगकांग की टीम है, ठीक है। और बेसिकली उस टूर्नामेंट का मकसद सिर्फ यही था कि इंडिया पाकिस्तान के 2-3 मैच हो जाए और उससे जो हुपला हो हल्ला मचता है उससे पैसे बना लिए जाए, और वो हो गया। 3 मैच हो गए। लेकिन उन 3 मैचों के पीछे क्या क्या ड्रामे हुए वो आपको पता ही है कि हैंडशेक नहीं किया था किसी एक में। मैं बताना चाहता हूँ, मैं पहले भी एक एपिसोड कर चुका हूँ इसके ऊपर, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1999 में कारगिल वॉर हो रही थी, उस वक्त इंग्लैंड में वर्ल्ड कप क्रिकेट चल रहा था और वहां पे इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था जो इंडिया ने ही जीता था, ठीक है। और वो कारगिल वॉर भी इंडिया ने ही जीती थी, ठीक है। लेकिन उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने वो ट्वीट नहीं किया था जो इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने किया है कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन गेम्स फील्ड, वहां भी इंडिया जीता और यहां भी इंडिया जीता। उस टाइम ये ट्वीट नहीं हुआ था। ये सब आप जानते हैं, आप सब ढूंढ सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो ट्वीट कभी नहीं हुआ था। इनको क्रिकेट ग्राउंड पे क्रिकेट मैच खेलने के बाद हाथ मिलाने में प्रॉब्लम हो रही है, भाई हम यहाँ पे भी नहीं मिलाएंगे, ये उसको वॉर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ट्वीट भी कर रहे हैं। हमारे बीच में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप बात बात पे कमेंट्स में भी बोल देते हैं, कई बार वैसे बोलते हैं मोदी जी की बहुत आप बैशिंग करते रहते हो। भाई वो चुप बैठ जाए एक हफ्ते तो हम क्यों करेंगे यार उनकी बैशिंग? यार वो उनका कुछ ना कुछ आता ही रहता है। अब आप ये बताओ, पहलगाम में जो भी दर्दनाक हादसा हुआ उसको कंपेयर कर दिया क्रिकेट मैच से। अब क्रिकेट मैच जो फाइनल हुआ तो फाइनल के 45 मिनट बाद तक बंदा ट्रॉफी देने के लिए खड़ा हुआ है, आप पढ़े हुए वहां पे कि हम ट्रॉफी नहीं लेंगे। भैया हम जब स्कूलों में पढ़ते थे हमारी तो कुटाई होती थी इस बात पे कि ट्रॉफी घर लेके आनी है। आप ट्रॉफी खेलने के लिए वहां पे गए थे, ट्रॉफी लाने के लिए, और ट्रॉफी लेके नहीं आए हो। तो मुझे इस पूरी एक्सरसाइज का पॉइंट समझ में नहीं आया। पॉइंट क्या था इस पूरी एक्सरसाइज का? पॉइंट सिर्फ ये था कि जो लोगों का पैसा इन्वॉल्व है वो लोग पैसे कमाएं और सरकार इसको अपने फायदे के लिए भुनाए और इसमें एक चीप कमेंट मार दें ऑपरेशन सिंदूर ऑन ग्राउंड, क्रिकेट फील्ड में ऑपरेशन सिंदूर। इस पे मैं ज्यादा ना ही बोलूं तो अच्छा है। आप लोग खुद थोड़ा सोचें कि क्या ये शोभा देता है इस तरह का ट्वीट इस मौके पे करना। अब कमिंग बैक टू द सेम थिंग कि आप मोदी बैशिंग क्यों करते रहते हो? मोदी बैशिंग, पहली बात तो ये कि जो इंसान पावर में होता है वो हमेशा स्क्रूटनी में होता है, उसके ऊपर हमेशा सवाल उठाए जाएंगे एंड दैट्स हाउ यू कीप पावर इन चेक।
That's how you ask questions, because the government is employed by you. You pay their salaries and it is your right to ask them questions. अभी पावर में कौन है? मोदी जी पावर में है, तो हम सवाल तो मोदी जी से ही पूछेंगे। अब ऐसे तो नहीं हो सकता मैं उन्हें पड़ोस वाले बत्रा जी से जाके सवाल पूछ के आ जाऊं कि बताओ जी ये कैसे हो गया या वो कैसे हो गया। वो बोलेंगे भाई मुझसे क्यों पूछ रहे हो? पूछेंगे मोदी जी से ही। लेकिन मसला ये है कि मोदी जी छाने नहीं बैठते। छाने मतलब यूपी में बोलते हैं कि चुप नहीं बैठते, वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। और अगर मोदी जी नहीं बोलते हैं तो जैसे ट्रक के पीछे लिखा होता है ना, मालिक तो महान है लेकिन चमचों से परेशान है, उनके चमचे कुछ ना कुछ बोल देते हैं। अभी अमित शाह जी ने बोल दिया कि इंडिया की जो डेमोक्रेटिक लेगेसी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई प्राइम मिनिस्टर मीटिंग के दौरान पोडियम में से फ्रेश होने के लिए बाहर नहीं जाता। देश की इतनी बड़ी पुरानी मतलब 80 साल की डेमोक्रेटिक लेगेसी में शायद ही कोई प्रधानमंत्री होगा जो पार्टी की बैठक में डायस पर से उठकर फ्रेश होने के लिए भी नहीं जाता। क्या उन्होंने मतलब इस बात के लिए तो इंटरनेशनल अवार्ड मिलना चाहिए कि वो अब मोदी जी उठ के जाते हैं या नहीं जाते हैं, उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने इस बारे को हाईलाइट नहीं किया। लेकिन मालिक तो महान है, चमचों से परेशान है, वो आके बोल दे। अब पूरी दुनिया मीम बना रही है, पूरी दुनिया हंस रही है कि वहां बैठ के माहौल क्यों खराब करते हैं। अब यार ये फ्रेश होने जाना तो ये एक नेचर्स कॉल है, आप जा सकते हो, बट देन हु नोज यार, नहीं इस गवर्नमेंट में अगर आप नेचर्स कॉल एड्रेस करने भी चले गए तो आपको एंटी नेशनल ना बोल दिया जाए। एंटी नेशनल से मेरे को ध्यान आया कि जो भी इस कंट्री में इस सरकार से सवाल पूछता है या इनकी किसी बात से एग्री नहीं करता, या तो खालिस्तानी है या पाकिस्तानी है या अर्बन नक्सल है या एंटी नेशनल है या प्रो चाइना है, उसको चाइना से कोई कॉन्टैक्ट है, इसका पाकिस्तान से कोई कॉन्टैक्ट है, और वो एक बंदा जो है इस देश के लिए खतरा बन जाता है। अभी लेटेस्ट लद्दाख में हुआ है सोनम वांगचुक के साथ, उनको उठा के वहां से अरेस्ट करके एनएसए लगा के उनको राजस्थान में शायद कहीं पे भेज दिया है। ठीक है, उनका गुनाह क्या है? गुनाह ये है कि उन्होंने सरकार की, अब देखो बहुत सारे लोग इसमें जाते हैं कि नीति क्या थी, किस बात के ऊपर। मैं कह रहा हूँ नीति कुछ भी हो, एक नागरिक का हक है कि वो उस नीति पे सवाल उठाए, उस पर प्रोटेस्ट कर सके, या आपने अगर अपना चुनावी मुद्दा वादा पूरा नहीं किया है तो उसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर सके। सिर्फ वही कर रहे थे भैया, वो उनको पैक करके उधर भेज दिया। अब उनके पाकिस्तान से भी लिंक निकल आए, अब उनकी चाइना से भी लिंक निकल आए। अब पता नहीं वो कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी इंडिया के खिलाफ कर रहे थे। साथ में राहुल गांधी को लपेट दिया कि वो जेनजी को भड़का रहे हैं इनके खिलाफ करने के लिए। क्योंकि जेनजी कोई गोबर तो नहीं खाता है यार, वो भी इंसान है, घास नहीं खाते हैं वो, उनके पास भी दिमाग है, वो भी अपने हक के बारे में जागरूक हो रहे हैं, आपसे सवाल पूछ रहे हैं, तो आप पूरी जेनजी के ऊपर उंगली उठानी शुरू कर देते हो। लेकिन मजे की बात यह है कि सोनम वांगचुक जो है, इनका अब ट्विटर टाइमलाइन देखो तो बहुत सारे ट्वीट्स हैं इनके जो प्रधानमंत्री की और गृह मंत्री की तारीफ में इन्होंने भरे पड़े हैं वहां पे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब तक ये सरकार चाहे कितना भी बेसुरा गा रही हो, आप इनको वाह वाह करते रहो, वाह क्या गा रहे हो, संगीत सम्राट तानसेन हो आप, तब तक तो आप इनकी गुड बुक्स में रहोगे। लेकिन जिस दिन आपने पॉइंट आउट कर दिया कि यहाँ पे आपका सुर गलत लग रहा है, आप या तो डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू आर लोकेटेड, या तो अर्बन नक्सल हो, या फिर आप खालिस्तानी हो, या फिर आप पाकिस्तानी हो, या फिर आप चाइनीज एजेंट हो, है, या फिर आप जो है जेनजी हो, तो आप ये मत सोचो कि अगर आप इनकी वाई कर रहे हो तो एक बार भी आपने चू करी तो ये आपको छोड़ देंगे। छोड़े आप तभी भी नहीं जाओ। माई पॉइंट इज कि हम नहीं चाहते मोदी बैशिंग करना यार, मेरे को कोई थोड़ी शौक थोड़ी है सुबह सुबह उठ के सरदर्द पाल लूं यार कि मोदी बैशिंग करूं, लेकिन ये सामान इतना देते रहते हैं, अगर ये कुछ दिन के लिए चुप बैठ जाएं तो हमें भी राहत मिलेगी थोड़ी सी। अभी यूपी में एक नए किस्म का एक बयान सुनने को मिला मेरे को, जिससे सुन के मेरी नज़र में यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं आदित्यनाथ जी, उनकी इज्जत बढ़ी है। उन्होंने ये बोला है कि जो मुस्लिम बच्चे हाथ में आई लव मोहम्मद के बैनर लेके घूम रहे हैं वो अपने भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। अभी उन्होंने किस उससे बोला था ये कोई आप गैस ना करें, क्योंकि अगली लाइन में उन्होंने बता दिया कि जिन बच्चों के हाथ में गणित और विज्ञान की किताबें होनी चाहिए, उनके हाथ में ये बैनर देखने देने का मतलब है कि इनका भविष्य भी बेरोजगारी और सड़कों पे ही बीतेगा। अब ये मुझे तो बहुत ही सही बात लगी, ये बिल्कुल सही बात है कि बच्चों के हाथ में गणित और विज्ञान की किताबें होनी चाहिए, और उनको अगर अपना फ्यूचर बनाना, इस देश के फ्यूचर में कंट्रीब्यूट करना और अपनी लाइफ में थोड़ी सी भी तरक्की करनी है, तो गणित और विज्ञान की किताबें धर्म के अलावा, धर्म से अलग गणित और विज्ञान की किताबें उनके हाथ में जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, नो बडी कैन से कि उन्होंने गलत बोला है। लेकिन जब हिंदू बच्चे कांवड़ लेके जाते हैं, या हिंदू बच्चे, आजकल तो कोई एक अभिनव अरोड़ा है, वो तो कथावाचक भी हो गया है, वो राधे राधे करते हुए वो बच्चा भी, उसके हाथ में भी बोल दो। अरे क्यों हिंदू विरोधी हो रहे हो आदित्यनाथ जी? क्या आप चाहते हो कि हिंदुओं के बच्चे कांवड़ यात्रा लेके घूमते फिरते रहें?
और ये कथावाचक बनते फिरते रहें, और मुसलमानों के बच्चे जो है वो मैथ और साइंस पढ़ के साइंटिस्ट बन जाएं और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने लग जाएं, और ये यहाँ पे कांवड़ यात्रा में ही करते रहें। तो आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा हुआ था इतने सालों से कि आप जो है मुस्लिम विरोधी हो और हिंदू हृदय सम्राट हो, ये वाला बयान जो है ना आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट को चेंज करवाता है। यहाँ पे आप एजुकेशन की ये बात कर रहे हो मुसलमानों के लिए, और हिंदू बच्चों को आप एनकरेज कर रहे हो कांवड़ के लिए, तो ये वाला बयान आपका मुस्लिम सपोर्टिंग है और हिंदू विरोधी है। तो जिन लोगों ने इनको ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया हुआ है कि ये हिंदू हृदय सम्राट है, उनको नया कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। एक्स चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी के, उन्होंने पिछले कुछ दिनों बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं, BBC को दिया है, न्यूज लॉन्ड्री को दिया है, जहां पे वो ये जस्टिफाई करते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने जो अपने कार्यकाल में जो जजमेंट्स दिए थे वो किस तरीके से ठीक है, उन्होंने अपनी तरफ से क्या ठीक किया। उनको शायद अभी ये डर लगने लग गया है कि लाइक एवरीबडी एल्स हिस्ट्री विल जज हिम ऑल्सो, कभी हिस्ट्री किसी को नहीं छोड़ती है। अब उनको शायद ये फिक्र होने लग गई है कि हिस्ट्री उनको कहीं गलत तरीके से जज ना करे। एक सौम्य सी शक्ल लेके, अच्छा सा चश्मा लगा के, वो शराफत से टांग के ऊपर टांग रख के बात करते हुए समझाते हैं कि अयोध्या का जजमेंट देने से पहले उन्होंने प्रार्थना क्यों करी थी, और फिर उसको एक्सप्लेन करने के चक्कर में वो बताते हैं कि वो फलानी जगह जाते हैं तो वो गिरजेघर में भी जाते हैं, वो फलानी जगह जाते हैं तो वो मस्जिद में भी जाते हैं, वो इधर मंदिर में भी जाते हैं, और वो डीपली रिलीजियस इंसान है। और इसके चलते उन्होंने अपना अयोध्या का जजमेंट देने से पहले उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी थी कि उनको वो ताकत या वो दे के उनके मुंह से सही जजमेंट ही निकले। ये वाला नया है। रिलीजियस तो मेरे ख्याल से इस कंट्री में 70-80% लोग हैं, अगर मैं 30 की परसेंटेज बढ़ा दूं तो। लेकिन सबके सब अपने काम को और रिलीजन को हमेशा से अलग ही रखते थे। पिछले कुछ सालों की बात छोड़ दो तो आपका काम है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो आपका काम है जजमेंट देना, वर्डिक्ट देना। आपको किसी रिलीजन पर रिलाई करने की जरूरत नहीं है। आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, आपके पास लॉ है, आपने लॉ की पढ़ाई करी है। इन दो स्तंभों के बेसिस पे आपको जजमेंट देना है। आपको भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि भाई मुझे सही जजमेंट देने के लिए सद्बुद्धि दे और मैं उस हिसाब से सही जजमेंट दे सकूं। इस हिसाब से तो हर आदमी को हर चीज ना भगवान भरोसे ही छोड़ देनी चाहिए, जैसे ये मुल्क छोड़ा हुआ है भगवान भरोसे कि जो वही सद्बुद्धि देगा। अगर न्यायालय के अंदर, कोर्ट्स के अंदर जजेस भी ये बोलने लग जाएंगे कि हम प्रार्थना करेंगे कि हमें सद्बुद्धि दे के हम सही जजमेंट दे, भाई आपके सामने फैक्ट्स हैं, आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशन है, आपके सामने आइडिया ऑफ इंडिया है, आपके सामने लॉ है, और इसीलिए बिकॉज यू आर क्वालिफाइड ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इसीलिए आप उस जगह पे बैठे हो। तो आपको भी इन सबको छोड़ के अगर प्रार्थना करके जजमेंट देनी है तो आपको हटा के हम किसी साधु बाबे को क्यों नहीं वहां पे बिठा लेते, जो इतने सारे वीडियोस में आप देखते हो जो भगवान से डायरेक्टली फोन पे ही बात कर लेते हैं, तो फिर वही जजमेंट देते हैं। फिर आपकी जो क्वालिफिकेशन उसकी जरूरत क्या है? और अब जो आप अपने हर जजमेंट के बारे में सफाई देते फिर रहे हो इधर उधर, ये वही बात है कि बाद में कोई आपके ऊपर उंगली ना उठा सका। लेकिन मैं चंद्रचूड़ साहब आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके भगवान ने आपको तब सद्बुद्धि नहीं दी जब इतने सारे दिल्ली राइट्स के अक्यूज जिनके ऊपर मुकदमा फ्रेम भी नहीं हुआ है, शुरू भी नहीं हुआ है, चार्जेस फ्रेम नहीं हुए, उनकी बेल की बात आती थी, तब आप सद्बुद्धि के लिए नहीं मांगते थे। आपने तब सोचा कि मैं ये जजमेंट भगवान से पूछ के लेके दे दूं, और इस केस में आपने भगवान से पूछ लिया। माई प्रॉब्लम इज दैट यू आर अ क्वालिफाइड ऑफिसर ऑफ लॉ, you understand the Constitution of India, you understand the law, and yet you need divine intervention to deliver a judgment। तो फिर वही बात है, किसी और को बिठा सकते हैं यहाँ पे, फिर तो आप रिप्लेसेबल हो, बट हिस्ट्री विल जज यू। और अगर किसी को चंद्रचूड़ साहब के इंटरव्यूज देखने हैं तो अवेलेबल है इंटरनेट पे। न्यूज लॉन्ड्री ने तो शायद उसका सब्सक्रिप्शन भी चेंज कर दे, इस एक हफ्ते के लिए 99 में सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। मैंने तो ले लिया पूरा इंटरव्यू देखा, आप भी लेके उसको देखें, आपको पता चल जाएगा कि अब ये अपने हर जजमेंट की सफाई देते फिर रहे हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती अगर आपने जजमेंट सही दिए होते। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप लोगों को पिछले 11 सालों में जिनके ज्ञान चक्षु खुले हैं, या कंगना जी के हिसाब से, क्योंकि हम पिछले 11 साल में ही आज़ाद हुए हैं, 2014 में आज़ाद हुए हैं, ऐसा हो गया है कि सिर्फ जो फौज है वो ही देश के लिए बहादुरी से काम करती है।
ऐसा बनाया जा रहा है। फौज तो करती है, अब से नहीं तब से करती हुई आ रही है। फौज तो इतने युद्ध लड़े हैं और जीते हैं अपनी जान की बाजी लगा के। कितने शहीदों की कहानियां हमने टेलीविजन में, फिल्मों में देखी हैं, वो तो एक है ही। लेकिन अभी ऐसा बन गया कि सिर्फ वो ही है। भाई मेरे हिसाब से इस कंट्री में जो बंदा ट्रक ले जा रहा है कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक या जयपुर से लेके नागालैंड तक, वो भी तो देश के लिए काम कर रहा है। आप जरा चला के तो देखो ना ट्रक कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आपको पता चल जाएगा। हिंदुस्तानी रोड्स की हालत है तो आपको पता ही है, रोज रोज वीडियोज आ रहे हैं। ठीक है, टोल वोल नॉट विद स्टैंडिंग, रोड्स की असलियत क्या है सबको पता है। वो भी तो काम कर रहा है। जो वो एक दलित जिसको आज तक आप वही काम दे के रखे बैठे हो, जो सीवर में घुस के मैला साफ कर रहा है, वो भी तो देश के लिए ही काम कर रहा है, उतनी मेहनत कर रहा है। वो तो सिर्फ जान ही नहीं, अपनी डिग्निटी भी दांव पे लगा रहा है। और जान तो खोते ही हैं बहुत सारे उसके अंदर जाके। जो स्कूल में टीचर्स हैं, यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर हैं, वो भी तो देश के लिए काम कर रहे हैं। और जो जर्नलिस्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल, अब जर्नलिस्ट वर्ल्ड को भी आप थोड़ा इसको दो कैटेगरीज में बांट दीजिए। एक तो वो जर्नलिस्ट हैं जो प्रधानमंत्री से ये पूछते हैं कि आप थकते क्यों नहीं हो। एक और जो ये पूछते हैं कि जो आपका कोई BFF है क्या। जनरेशन आपसे पूछना चाहती है आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, नरेंद्र मोदी का कोई बेस्ट फ्रेंड है, BFF बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। मतलब क्या मतलब आपका कोई खास दोस्त है जिसके साथ आप दिल की बात करते हैं? ऐसा है, मैं देश के 140 करोड़ देशवासियों से दिल की ही बात करता हूँ जी। एक को ये पूछता है कोई इतनी ऊर्जा कहाँ से लाते हो, कोई पूछता है आप पर्स रखते हो या नहीं रखते हो। तो ये तो जर्नलिस्ट है नहीं। ये क्वेश्चन, ये दीज आर द टफ क्वेश्चन दैट दे आस्क्ड द प्राइम मिनिस्टर। और एक जर्नलिस्ट वो हैं जो पूरी मेहनत, ईमानदारी और अपनी जान जोखिम में डाल के इस देश में अपना काम कर रहे हैं, जो जर्नलिस्ट का एक्चुअली काम होता है। मेरे हिसाब से वो भी बहुत बहादुर है, वो भी बहुत वीर है, क्योंकि उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। ये कहानी कोई हिंदुस्तान के लिए नई नहीं है कि कोई एक जर्नलिस्ट किसी एक शहर में करप्शन के बारे में लिख रहा है, एक्सपोजिट लिख रहा है और उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कोई सैंड माफिया के बारे में लिख रहा है या टिम्बर स्मगलिंग के बारे में लिख रहा है, उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। ऐसा ही एक इंसिडेंट अभी उत्तराखंड में हुआ है। राजीव प्रताप नाम के जर्नलिस्ट, उनकी बॉडी 10 दिन के बाद एक नदी में मिली है इंटरनल इंजरीज के साथ, और उन्होंने हजारों करोड़ का करप्शन उजागर किया था उत्तराखंड के अंदर। तो ये उन जर्नलिस्ट के साथ हो रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उस इंसान ने अपना काम ईमानदारी से करने के लिए, इस देश के लिए करप्शन उजागर करके अपनी जान जोखिम में डाली, तो वो भी उतना ही कर्मठ और उतना ही डिवोटेड है इस कंट्री के लिए और अपने काम के लिए जितना सरहद पे खड़ा हुआ कोई भी सैनिक। लेकिन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन कहाँ पे है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इसके बारे में छपता रहता है। इंडिया इज़ नॉट द प्लेस फॉर ऑनेस्ट जर्नलिस्ट राइट नाउ, इट इज़ वेरी अनसेफ। वो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आप देख लीजिए। हाँ, अगर आप पत्रकार होते हुए आप ये पूछ लो कि आप बटुआ रखते हैं या नहीं रखते, मुझे एक बात समझाओ, अगर मान लो प्रधानमंत्री बटुआ रखते हो तो इस देश में क्या फ़र्क पड़ रहा है, और अगर ना रखते हो तो भी इस देश पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब उन्होंने कहा हाँ मैं बटुआ रखता हूँ, तो मेरे ख्याल से इस जर्नलिस्ट का अगला सवाल होगा क्या इस बटुए में आपकी पत्नी की पत्नी की फोटो नहीं पूछ सकते। ये मैंने कहा ही नहीं है, भूल जाओ, आगे बढ़ते। तो ये जो जर्नलिस्ट ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि एक परमवीर चक्र इंट्रोड्यूस इनके लिए भी कर देना चाहिए यार। ये भी बहुत बहादुरी से जान जोखिम में डाल के कर रहे हैं। ये हैं असली जर्नलिस्ट। और अगर सभी जर्नलिस्ट इतने बहादुर हों और इस तरह से काम करें तो ना एक की जान जाएगी और ना सरकार से किसी को ये पूछने की ये हमें कोई जानकारी की जरूरत नहीं है वो बंटवा रखते हैं या नहीं रखते हैं, आम चूस के खाते हैं, काट के खाते हैं। वी डोंट नीड दैट। सभी जर्नलिस्ट अगर इतनी ईमानदारी दिखाएं तो मजाल है कि सरकार आपको ऐसे उल्लू बनाए जैसे हमें बनाया जा रहा है। ये तो एक बात होगी, लेकिन इस सरकार ने जो चौड़ हमारे अंदर भर दी है कि हम विश्व गुरु हो गए हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर अंधविश्वास, इररेशनैलिटी की बाढ़ आके रखी हुई है। हर मोहल्ले में नया बाबा इकट्ठा हो रहा है, बच्चों के लिए करियर ऑप्शन बन चुका है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसी आदमी और इकट्ठे हो गए हैं जो पिछले जन्म की थेरेपी करने आते, पास्ट लाइफ रेग्रेशन से अनटिशंट बकवास करने लग जाते हैं। बाढ़ आ चुकी है उन लोगों की। लेकिन हमारी चौड़ ये बनी हुई है पूरी दुनिया भर में कि हम विश्व गुरु हैं। और अब इसका जो जैसे कि हमारे एपिसोड में बोलते हैं, आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिखाएंगे जहाँ पे हमारे विश्व गुरु के लोगों को कैसे ट्रीट किया जा रहा है विदेशों में हमारी हरकत की वजह से है, ताकि आप भी समझ जाएं कि आज पूरी दुनिया के जो उसमें कॉन्टेक्स्ट में हमारी हरकतें और उसी के हिसाब से हमारी औकात क्या हो गई है। देखिए ये वीडियो।
वो देखा आपने दोस्तों, ये क्या है? ये जो अकड़ है हमारे अंदर, ये जो चौड़ है हमारे अंदर, ये एंटाइटलमेंट है हमारे अंदर कि हम कहीं भी जाके कुछ भी गंद फेरेंगे एंड अदर पीपल शुड वेलकम अस। वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम? ये चौड़ी अकड़ आ कहां से रही है? और ये घमंड हमें किस बात का है यार? देखो, आप यहाँ लोगों को धर्म के नाम पे बेवकूफ बना सकते हो, झूठे झूठे वादे करके, झूठ फैला के, प्रोपेगेंडा करके यहाँ विश्वास दिला सकते हो। बाहर कैसे किसी को बेवकूफ बनाओगे? और आप ये सोच के जा रहे हो कि आप बाहर भी यही करोगे और लोग कुछ नहीं करेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जो मौज है, भारत एक मौज जो है, वो अब इंडिया के अंदर ही नहीं रहा है। अब भारत एक मौज बाहर भी मौज करने लगा है। तो इस नाते से तो हम विश्वगुरु हो गए कि भारत एक मौज ना सिर्फ भारत के अंदर, भारत के बाहर भी। मिलते हैं अगले एपिसोड में।